पुरातनता की गूंज, सिंधु घाटी सभ्यता का खुलासा। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के प्राचीन अतीत का प्रमाण है। यह अद्भुत सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी में फली फूली। इसमें आज के भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चला है कि यहाँ के शहर बहुत सोच समझकर बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहेंजोदारो इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं। इन शहरों में उन्नत शहरी नियोजन, सैनिटेशन सिस्टम्स और प्रभावशाली वास्तुकला थी। सिंधु घाटी के लोग कुशल कारीगर थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाई। उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इससे उनकी संस्कृति और मान्यताओं के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और संभवतः आक्रमण भी इसके कारण बताए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाद की सभ्यताओं ने उनकी संस्कृति और टेक्नोलॉजी के तत्वों को अपनाया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस सभ्यता की खोज ने भारत के अतीत के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने इस क्षेत्र को मानव सभ्यता के पालने के रूप में स्थापित किया। आस्था का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में एक गहन आध्यात्मिक जागृति देखी गई। सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध और महावीर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, ने मौजूदा सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और एनलाइटनमेंट के नए रास्ते सुझाए। बौद्ध धर्म करुणा, अहिंसा और निर्वाण की प्राप्ति पर जोर देने के साथ व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। जैन धर्म अहिंसा और तपस्या के प्रति अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है, ने भी अनुयायियों को प्राप्त किया। ये नए धर्म शक्तिशाली राज्यों की पृष्ठभूमि में उभरे। मगध साम्राज्य, राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु जैसे महत्वाकांक्षी शासकों के अधीन उत्तर भारत में प्रमुखता से उभरा। अजातशत्रु, बुद्ध के समकालीन, ने बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए बुलाई गई पहली बौद्ध परिषद को संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रसार का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन धर्मों ने शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया। आने वाली सदियों तक कला, वास्तुकला और साहित्य को प्रभावित किया। मौर्य वंश के तहत मगध साम्राज्य अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करने के लिए आगे बढ़ेगा, जिससे इन धर्मों का प्रसार और भी सुगम होगा। सत्ता की बदलती रेत मौर्यों से गुप्तों तक उत्तरी भारत। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अपने सलाहकार चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान को सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक माना जाता है। युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने पूरे राज्य में शांति, अहिंसा और धार्मिक शासन के सिद्धांतों का प्रचार किया। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण विखंडन हुआ। हालांकि 4ठी शताब्दी सी में एक और महान शक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त वंश ने उत्तर भारत में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। यह युग कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार के उत्कर्ष से चिह्नित था। गुप्त विद्वानों और कलाकारों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में निर्मित कृतियां जैसे अजंता गुफा चित्र और कालिदास की रचनाएं आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दशमलव प्रणाली का आविष्कार और शून्य की अवधारणा का श्रेय इस युग के भारतीय गणितज्ञों को दिया जाता है। आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों से कमजोर गुप्त साम्राज्य का अंततः 6ठी शताब्दी सी में पतन हो गया। हालांकि इसने भारतीय संस्कृति और बौद्धिक विचारों पर एक अमिट छाप छोड़ी। दक्षिणी राजवंश राज्यों की एक टेपेस्ट्री। जहां उत्तर भारत में साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, वहीं दक्षिण में शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों का उत्कर्ष देखा गया। चेर, चोल और पांड्य तमिल देश में प्रमुख शक्तियों के रूप में उभरे, जिन्होंने कला, वास्तुकला और साहित्य की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया। चोल विशेष रूप से अपने समुद्री कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक विशाल नौसैनिक साम्राज्य की स्थापना की जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। 14वीं शताब्दी सी में स्थापित
विजयनगर साम्राज्य उत्तर से अतिक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक तटबंध के रूप में उभरा। विजयनगर, जिसका अर्थ है विजय का शहर, कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया। इसके शासक, जो कला के अपने संरक्षण और अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने सापेक्ष शांति और समृद्धि की अवधि की अध्यक्षता की। 1565 में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को एक बड़ा झटका लगा। दक्कन सल्तनतों के एक गठबंधन ने विजयनगर सेना को हराया। इसने साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि इसकी विरासत हम्पी में इसके शानदार खंडहरों में जीवित रही, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। भाग 5, दूर से आगमन, इस्लाम का आगमन और दिल्ली सल्तनत। 8वीं शताब्दी सी ने इस्लाम के आगमन के साथ भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 712 सी में सिंध की उमैयद खिलाफत की विजय ने भारतीय उपमहाद्वीप को इस्लामी दुनिया के संपर्क में लाया। जबकि यह प्रारंभिक प्रवेश सिंध तक ही सीमित था, इसने भविष्य की विजयों का मार्ग प्रशस्त किया। गजनी के महमूद के नेतृत्व में तुर्क मूल के गजनवियों ने 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में कई बार आक्रमण किया। ये छापे मुख्य रूप से धनी मंदिरों को लूटने के उद्देश्य से पंजाब के कुछ हिस्सों में इस्लामी शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप भी हुए। 13वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत में निरंतर इस्लामी शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। अगली 3 शताब्दियों में 5 अलग अलग राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया: मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी राजवंश। दिल्ली सल्तनत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और संघर्ष की एक जटिल परस्पर क्रिया देखी। जहां कुछ शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, वहीं अन्य अपनी क्रूरता और मंदिरों को नष्ट करने के लिए कुख्यात थे। दिल्ली सल्तनत ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने प्रशासन, कला, वास्तुकला और साहित्य के नए रूपों को पेश किया, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता वाले समृद्ध समन्वयवाद में योगदान देता है। भाग 6, संस्कृतियों का एक फ्यूजन, मुगल काल और उसकी विरासत। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। तुर्को मंगोल मूल के मुगल अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशाग्रता और कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। सक्षम शासकों के उत्तराधिकार में मुगल साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए हुआ। बाबर के पोते अकबर को व्यापक रूप से मुगल सम्राटों में सबसे महान माना जाता है। अपनी बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले अकबर ने हिंदुओं को अपने प्रशासन में एकीकृत करके और अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की मांग की। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया और ऐसी नीतियां लागू की जो धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। मुगल काल में कला, वास्तुकला और साहित्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद इस अवधि के दौरान बनाए गए स्थापत्य चमत्कारों के कुछ उदाहरण हैं। मुगलों ने पेंटिंग, संगीत और व्यंजनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। कमजोर उत्तराधिकारी, आंतरिक विद्रोह और मराठों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय जैसे कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सत्ता के शून्य को भर दिया, अंततः भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। भाग 7, राज की छाया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश भारत तक। 17वीं शताब्दी में व्यापारियों के रूप में आने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के राजनीतिक विखंडन का फायदा उठाया और विशाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं और यह एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी। 1757 में प्लासी का युद्ध, जहां कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब को हराया, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। जानवरों की चर्बी से सने विवादास्पद राइफल कारतूसों से उपजे इस विद्रोह ने पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसे अंग्रेजों ने बेरहमी से दबा दिया था। हालांकि इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को भी उजागर किया और भारतीय राष्ट्रवाद की लपटों को हवा दी।
भारत में ब्रिटिश शासन का देश की अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। जबकि अंग्रेजों ने शिक्षा, प्रशासन और बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार पेश किए, लेकिन उनकी नीतियां मुख्य रूप से भारत के संसाधनों का दोहन करने और ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए तैयार की गई थी। इससे व्यापक गरीबी, अकाल और स्वदेशी उद्योगों का विनाश हुआ। भाग 8, स्वराज के लिए संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। शिक्षित भारतीयों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों से अवगत होकर ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने देश के शासन में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी की वकालत की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महात्मा गांधी के राजनीतिक परिदृश्य पर आगमन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में लामबंद किया। गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामूहिक आंदोलनों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक बहुआयामी संघर्ष था। इसमें गांधी के अहिंसक प्रतिरोध से लेकर सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक के क्रांतिकारी उत्साह तक विविध विचारधाराएं शामिल थीं। अपने मतभेदों के बावजूद इन नेताओं ने एक समान लक्ष्य साझा किया, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। भाग 9, नियति के साथ प्रयास, भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की अनिवार्यता को महसूस करते हुए देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन करने का फैसला किया। यह निर्णय दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें तर्क किया गया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसके कारण मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक प्रवासों में से एक हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें औद्योगिकरण, सामाजिक सुधार और शीत युद्ध के युग में भारत को एक गुटनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत का विभाजन भारी कीमत पर हुआ। लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा ने अनगिनत लोगों की जान ले ली। विभाजन का दंश भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर आज भी छाया डाल रहा है। भाग 10, भारत आज आगे बढ़ता राष्ट्र। भारत ने अपनी आजादी के बाद से गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक असमानता और धार्मिक तनाव जैसी कई चुनौतियों का सामना किया है। हालांकि इसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है, जिसकी अर्थव्यवस्था जीवंत है और वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। 1947 के बाद से भारत की यात्रा लचीलापन, नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से चिह्नित रही है। कृषि में हरित क्रांति से लेकर आईटी उछाल तक भारत ने चुनौतियों के अनुकूल होने, नया करने और उन पर काबू पाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। जैसे ही भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जो 21वीं सदी को आकार देने में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत का भविष्य उसकी शेष चुनौतियों का समाधान करने की उसकी क्षमता से तय होगा। इनमें गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और धार्मिक असहिष्णुता शामिल है। हालांकि अपनी युवा आबादी, उद्यमशीलता की भावना और लोकतंत्र के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता के साथ भारत में इन बाधाओं को दूर करने और 21वीं सदी में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की क्षमता है।